आज विद्युत धारा का ही जो क्लास 7 का था और सेकेंड वीडियो होगा। ठीक है, अब इस सेकेंड वीडियो में हम आज पढ़ेंगे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। इसका मतलब क्या है कि जब बताइए, देखिए हम पिछला रिकवरी इसलिए ना दे रहे हैं क्योंकि रिकवरी देने का मतलब है कि टाइम पास, क्योंकि पहले बार तुम पढ़ाए ही तो एक और वीडियो देखिए और लगातार फिर से इसको देख लीजिए, आपको ज़रा सा भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहता है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है। अब बताइए, विद्युत धारा चलेगा। अच्छा, विद्युत से यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कहाँ गए, हाँ ये सर्किट मान लेते हैं। यहाँ से जब हम करंट देना शुरू कर दिए और ये जा करके यहाँ बल्ब जलाया, तो बल्ब जलेगा तो इससे दो चीज़ें निकलती हैं। एक चीज़ है तो यहाँ पर लाइट निकलेगा और दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या निकलता है, हीट निकलता है। तो जो यहाँ पर दो चीज़ मिला यानी ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, तो जो ऊष्मा तो समझ रहे हैं कि तो लाइट निकला, सही है, लेकिन ये जो निकला एक्स्ट्रा चीज़, यही है उष्मीय प्रभाव। कि जब भी हम किसी भी परिपथ में किसी भी प्रतिरोध से हो करके अगर विद्युत धारा को पास करते हैं तो उसमें थोड़ी सी हीट यानी गर्माहट आ जाती है, तो वही कहलाता है उष्मीय। जैसे कि यहाँ बल्ब जो जलता है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपका तंतु है, ये तंतु है यानी कि फिलामेंट है। जब ये वाला बल्ब जलता है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जब गर्म होगा तो सोचिए हम बल्ब जलाए किस लिए थे, गर्म होने के लिए नहीं ना, हम जलाए थे किस लिए कि लाइट निकाले, प्रकाश दे दें। तो हम लोग क्या करते हैं कि बल्ब जलाए प्रकाश के लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो ये गर्म हुआ ना, इसी को हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। देखिए अब आप कहानी पढ़ते हैं। कहता क्या आपको घरों में जलते बल्ब को छूने से रोका गया है? तो ये तो बात सही है। सभी लोगों को अपने घर में, घर वालों जो बड़े लोग होते हैं उन लोग ज़रूर कहते हैं कि बेटा ये गर्म बल्ब जल रहा है, इसको मत छुओ, इतनी पहले ठंडा होने दो, पहले स्विच ऑफ करो, ठंडा होने दो और उसके बाद बल्ब को छुओ या फिर खोलो। ठीक है, आपने जानने का प्रयास किया है कि जलता हुआ बल्ब गर्म क्यों हो जाता है? तो हम इसलिए जानते हैं कि इधर से अगर प्लस इधर से माइनस दोनों जाके स्पार्क करता है, स्पार्क करेगा तो क्या होगा, इसमें लौ बन जाएगी, गर्म बन जाएगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि बल्ब गर्म हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम क्रियाकलाप देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर पढ़ते हैं आगे। कहता है एक तख्ते के टुकड़े पर 2 कील ठोक दीजिए। कहते हैं एक तख्ते का मतलब समझते हो ना, ये वाला तख्ते कील पर क्या करेंगे, 2 कील ठोक देंगे। ये वाला तख्ता हो गया, यानी कि एक तरह से लकड़ी ले लो। कील के ऊपरी सिरे पर अधिक पतले लोहे का तार अथवा नाइक्रोम के तार लगा दीजिए। ये कील ठोके, इसके बीच में देखिएगा यहाँ पर एक ऐसे करके तार लगाया गया है। ये तार कहता है या तो आप नाइक्रोम का लीजिए या लोहा का दम पतला तार लीजिए। कहता है नाइक्रोम का तार आप पुराने टूटे विद्युत हीटरों से या बिजली मिस्त्री से मांगकर प्राप्त कर सकते हैं। जो सबके घर में हीटर होता है, अब वो हीटर से वाला तार तो ले लीजिए, पुराना वाला टूटा हुआ तार, या फिर बिजली मिस्त्री से मांगिए कि हमको थोड़ा सा तार दे दो। अब परिपथ को स्विच ऑन करके पूरा कीजिए। ठीक है, जब हम यहाँ पर देखिए परिपथ कैसे, ये वाला को हम ऑन कर दिए, अब ये ऑन हो गया, पूरा कर दिए। कुछ सेकेंड के बाद तार को छूकर देखिए। ठीक है, इससे अधिक समय तक पकड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समय देखिएगा। तो अब स्विच ऑफ की स्थिति में लाकर, ठीक है, ऑफ मतलब इसको अब खोल देना है। कहता है कि इसको अब क्या करना है, खोल देना है। ला करके विद्युत परिपथ में धारा को बंद कर देंगे और कुछ समय बाद यानी पश्चात हम पूरा छू करके देखेंगे, तो अब हम पाएंगे कि जब स्विच ऑन की स्थिति में था तो तार गर्म हो गया था, और जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो गया तो धीरे धीरे तार क्या हो गया, ठंडा हो गया। आप अपने मित्रों के साथ अपने घर में तथा अपने स्थानों पर उपयोग में लाए जाने वाले ऐसे उपकरणों की सूची बनाइए जिसमें विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग होता है। जैसे कि हीटर होता है, एक केटल आता है जो कि गर्म पानी करने के लिए, अंडा उबालने के लिए होता है, हीटर हो गया। तो कहता आपकी सूची में खाना बनाने वाला हीटर, जो अब के डेट में इंडक्शन भी हो गई, हीटर भी हो गई, पानी गर्म करने का हीटर, ठीक है, जो गर्म पानी करने का हीटर ऐसे होता है ना, ऐसे करके
और ऐसे से करके ऐसे होता है, ठीक है। विद्युत आयरन जिसे हम इस्त्री करते हैं, गीज़र जो कि ठंडा पानी को गर्म करता है, जिससे ज़्यादातर ये सब गीज़र जो है ना वो होटल में लगे होते हैं। विद्युत केतली, इसमें अंडा उबालते हैं या पानी उबालते हैं। हेयर ड्रायर, देखते हो किसी किसी का बाल मतलब टेढ़ा रहता है तो उसको सीधा कर देता है, या फिर किसी को सीधा रहता है उसको लगता है कि ना घुंघरेला बाल चाहिए तो हेयर ड्रायर, ठीक है। हेयर ड्रायर यानी कि हेयर को सुखाने वाला, वो हेयर ड्रायर दूसरा चीज़ है और बाल को टेढ़ा सोजा करने वाला अलग है। हेयर ड्रायर से क्या करते हैं, बाल को, गीले बाल को सुखा लेते हैं। रूम हीटर, यही सब क्या होते हैं कि जब विद्युत धारा देते हैं तो वो सब गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के बाद हमको वहाँ पर गर्मी महसूस करवाते हैं। और यही हमारा हुआ विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। जैसे कि क्या आपने खाना बनाने के हीटर अथवा कमरे को गर्म कर रखने के लिए काम में लाए जाने वाले रूम हीटर को ऑन अवस्था में देखा है? सही बात है, हम लोग देखा है। आपने देखा हो कि इसका एक अवयव जिसे एलिमेंट हीटिंग कॉइल कहते हैं वह लाल हो जाता है और गर्म होकर ऊष्मा देता है। अब देखो, इसमें कहने का यह है कि जब ये हीटर होता था तो यहाँ से करंट दे तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे घूम घूम करके और फिर ऐसे ऐसे कर करके और घूम घूम करके ये वाला इधर आता है। तो ये जो हमारा तार था ये क्या होता है, लाल हो जाता है, ठीक है। जब ये तार लाल हो जाता है तो यही हमारा लाल होकर के गर्म होकर के हमें ऊष्मा देना शुरू हो जाता है। अब ये देखो, इसका क्रियाकलाप भी है, वो घर पर भी कर सकते हो, घर पर सॉरी, अच्छा होगा तो करना, ज़्यादा बड़ा मतलब रिस्क वाला नहीं करना। कहता है एक विद्युत सेल लीजिए और एक टॉर्च बल्ब लीजिए, ठीक है। विद्युत सेल लीजिए तो आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा ये दिक्कत नहीं है। और एक टॉर्च का बल्ब लीजिए छोटा सा, एक स्विच और एक संयोजक तार लीजिए, यानी परिपथ को बनाने के लिए ज़रूरत होगी। चित्र के अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाएंगे और यह क्रिया सिर्फ एक सेल का उपयोग से किया जाना है, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा सेल लगा लोगे तो गर्म होकर के आप लोग को हाथ भी जला सकता है। स्विच की ऑफ अवस्था में क्या बल्ब जलता है, तो बोलेंगे जब स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब नहीं जलता है। इसे छू कर देखिए, ठीक है। पहले छू के देखें तो देखेंगे बहुत बहुत ठंडा था, लेकिन जब स्विच को हम ऑन की अवस्था में लाएंगे तो बल्ब दीप्त हो जाएगा, ठीक है। दीप्त हो जाएगा यानी कि जलने लगेगा। इसे 1 मिनट अथवा कुछ देर तक जलते रहने देंगे, ठीक है। अब बल्ब को फिर छू कर देखेंगे तो हमको अनुभव नज़र आएगा कि स्विच को ऑफ की स्थिति में हम लाए थे, जब था तो हमको गर्म नहीं था, लेकिन जब जलता हुआ था और जलने के बाद हम तुरंत उसको ठंडा की मतलब ये ऑफ़ कर दिए, तो उसके बाद हमको बल्ब जब छू के देखेंगे तो हमको क्या होगा, थोड़ा सा गर्म लगेगा। तो क्या जलने के 2 मिनट बाद बल्ब थोड़ा गर्म लगा, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल गर्म लगा। क्या अब ऑफ़ करने की थोड़ी देर बाद फिर से ठंडा हो गया, तब बोलेंगे फिर से ठंडी हो गया। क्यों? कि जब तक उसमें धारा गया था तब तक धारा गया था तब तक उसमें ऊष्मा हो रहा था, और जब से धारा ख़त्म हो गया तो धीरे धीरे ऊष्मा जो था उसमें जो हीट हो रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। सावधानी इसमें क्या है, घर में लगने वाले विद्युत बल्ब को गर्म स्थिति में छूकर नहीं देखना चाहिए, इससे हाथ जलने का खतरा हो सकता है, ठीक है। जलने पर बल्ब का गर्म हो जाना, विद्युत धारा का प्रवाहित होने पर नाइक्रोम की तार का गर्म हो जाना विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उदाहरण है, और बल्ब छू करके आप लोग अब क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन याद रहे बड़ा वाला बल्ब को मत देखना। दुकान के सर तो समझाए थे कि हम बड़ा वाला बल्ब को देख सकते हैं, गलत बात है। कहता है घरों के मुख्य परिपथ में लगाए जाने वाले फ्यूज के तार जल जाने के कारण विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है। अब देखिए यही एक फ्यूज है, ये क्या है, फ्यूज है। अब इधर से हम करंट जोड़े, इधर से तार छोड़ दिए। अब क्या हुआ कि ज़्यादा लोड दे देंगे, जब ज़्यादा लोड दे देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ये वाला तार, और गर्म होकर के ये बीच से टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो बताइए ये तार क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो गया, तो पूरे मेरे घर में कभी भी पूरा परिपथ नहीं बन पाएगा, और जब परिपथ नहीं बन पाएगा तो उसमें धारा भी प्रवाहित नहीं होगा, और जब धारा प्रवाहित नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये अब ये फ्यूज क्या कर दिया, धारा को डिस्कनेक्ट कर दिया बीच से, कि अब ये धारा इधर से इधर और इधर से इधर नहीं हो सकता। उनमें मोटे तार या अन्य प्रकार के तार लगा देने से परिपथ के उपकरणों की क्षति होने की संभावना होती है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि विद्युत फ्यूज होती क्या है। अब ध्यान देना, ये घर में करता क्या है कि मान लो कि हम घर में बहुत सारा पंखा लगा के रखें, एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर सब लगा के रखें। अब अचानक से हमारे क्या हो गई, वोल्टेज बढ़ जाएगी।
करंट बढ़ जाएगा। जब करंट बढ़ जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, गल जाएगा, और गलने से क्या होगा, ये वाला टूट जाएगा। तो अब ये घर में सप्लाई हमारा नहीं जाएगा। जैसे ये सप्लाई यहाँ से जाता और ये वाला बाहर से आया सप्लाई। अब ये जैसे इसे गया तो हमारा कहेंगे कि अभी तक ये करंट चल रहा है और मेरे घर में जितना अप्लायंस था, जितना भी हमारा कूलर, एसी, फ्रिज, जो भी चीज़ है उस सब के सब भी काम कर रहा है। लेकिन अचानक से इसमें करंट की धारा बढ़ गई। धारा क्या हो गई, बढ़ गई अचानक से। जैसी धारा बढ़ा तो ये वाला क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटेगा तो ये कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई। जब कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी तो बताइए, करंट तो इसमें नहीं जाएगा, और करंट नहीं जाएगा तो ये सब बात करना बंद कर देगा। तो सोचो, अगर यही चीज़ अगर ये मोटा तार होता तो ये तो पास कर जाता, और पास कर जाता, जब ये ऐसे ऐसे करके पास कर जाता तो ई वाला ज़्यादा करंट होने की वजह से एसी खराब, फ्रिज खराब, कूलर खराब, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो उसी को बचाने के लिए, ठीक है, हम लोग विद्युत परिपथ में क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। तो ये फ्यूज हमारा काम क्या है, तो बोलेंगे ऐसे कि जब अचानक से घर में अचानक से विद्युत धारा का प्रवाह अत्यधिक बढ़ जाता है, या भी उसमें विभव बढ़ जाता है, तो घर में जितने भी अप्लायंस लगे थे उस परिपथ में, जो भी हमारा लगा गया था उपकरण, उस सब के सब जल जाता। उसी जलने के रोकने के लिए हम फ्यूज लगाते हैं, जिससे कि जब करंट आता है अचानक से तो फ्यूज के तार बीच से क्या हो जाती है, कट जाती है, और हमारे घर में जो विद्युत धारा जा रहा था उसकी कनेक्टिविटी को कट कर देती है। और इस तरह से हमारे घर के सारे उपकरण सुरक्षित रह जाते हैं और फ्यूज़ खुद टूट जाता है। तो इसलिए हम घरों में क्या लगाते हैं, फ्यूज़। अब देखोगे आजकल फ्यूज़ ना लगा करके लोग एमसीबी लगाना शुरू कर दिए हैं, ये वाला सब घर। जब हम इसमें करंट देते हैं बाहर से, और ये हो गया घर में अंदर जाता है करंट, ठीक है। जब ये ऊपर रहता है तो करंट आराम से इधर पास कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम ये वाला नीचे कर देते हैं, जैसे अभी की स्थिति में जब रहता है, तो ये क्या होता है, बीच में यहाँ पर कनेक्शन कटा होता है। जब बीच में कनेक्शन कटा रहेगा तो बताइए घर में लाइन जाएगा, नहीं जाएगा। तो अचानक से यहाँ जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाता है, अचानक से ये अपने आप ही ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, तो धारा इसमें जाना बंद हो जाएगा। जब धारा जाना बंद हो जाएगा तो कहेंगे हमारा सारे उपकरण ठीक ठाक बचा रह जाएगा। तो आजकल फ्यूज की जगह विभिन्न क्षमता के एमसी भी लगाए जाते हैं, जो अधिक सुरक्षित होते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार होती है कि इसका द्विधातु के प्लेट से लगा होता है। परिपथ में किसी प्रकार के अवरोध के कारण आर्क उत्पन्न होता है, और आर्क उत्पन्न के कारण, आर्क मतलब ये कंपन, द्विधातु प्लेट आपस में अलग हो जाते हैं और स्विच ऑफ की ओर स्वयं गिर जाता है। ये स्विच ऑफ की ओर है, स्वयं गिर जाता है। शीघ्र ही आर्क निर्वात वायु, तेल अथवा गैस द्वारा शीतलित हो जाता है और द्विधातु प्लेट आपस में जुड़कर विद्युत प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है। अतः हम स्विच ऑन की अवस्था में ला सकते हैं। जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे ना, तो फिर से ये स्विच ऑन की स्थिति में आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये सब आपके स्थिति में अब लाया गया है फ्यूज के जगह पर एमसीबी। कहता है वर्तमान समय में बिजली की बचत भी एक चिंता का विषय है। अब जानते हो कि इसी चिंतन के परिणाम सीएफएल का विकास हुआ। सीएफएल में तो जो बल्ब ऐसे करके जो होता था, ठीक है, ये बल्ब क्या कहलाता था, सीएफएल कहलाता था। लेकिन अभी के डेट में सीएफएल से भी कम पावर खींचने वाला आ गया था एलईडी, कहा गया है एलईडी, जो अब सभी घर में 9 वाट के बल्ब, 6 वाट के बल्ब इसे तुमको दिखता होगा। कहता है इस कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प बोलते हैं सीएफएल को। पुराने बल्बों में प्रकाश के साथ साथ कुछ ऊष्मा भी निकलती है, तो प्रकाशीय यंत्र से ऊष्मा का पैदा होना वांछनीय है, जो हमको चाहिए नहीं होता है, ठीक है। और इससे विद्युत ऊर्जा की क्षति भी होती है। इसीलिए किसको से, जो पुराने बल्ब लगाते थे, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। लेकिन अब कहते हैं ये वाला भी ज़्यादा पावर खींचता है, ज़्यादा ऊर्जा लेती है, तो अब हम लोग कर लेंगे लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि एलईडी। इस लैंप में फास्फोरस की कोटिंग वाली पतली ट्यूब लगाई गई है, ठीक है। जो ऐसे बोले ना कि पतली पतली ट्यूब लगाई जाती है 4 को, तो ये जो है ना,
ये कहा गया कि फास्फोरस की कोटिंग वाली पतली ट्यूब लगाई जाती है, इसके अंदर परावैंगनी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए करवाया जाता है। कौन लगाया जाता है? फास्फोरस हम इसलिए लगाते हैं ताकि इसके अंदर परावैंगनी प्रकाश उत्पन्न कर सके, और इसके कारण फास्फोरस की कोटिंग दिखाई देने वाली प्रकाश उत्पन्न करती है, साथ ही कम विद्युत का प्रयोग कर अधिक प्रकाश देती है। ये विद्युत को कम उपयोग करके फिर भी प्रकाश अधिक, और इससे भी कम विद्युत उपयोग करके अधिक प्रकाश कौन देता है? एलईडी देता है। कहते इस लैंप में फास्फोरस की कोटिंग वाली पतली ट्यूब लगाई गई है, इसके अंदर परावैंगनी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए करवाया जाता है। इसके कारण फास्फोरस की कोटिंग दिखाई देने वाली प्रकाश उत्पन्न करती है, ठीक है, और साथ ही कम विद्युत का प्रयोग कर अधिक प्रकाश देती है, क्योंकि इस प्रकार के बल्ब में बहुत ऊष्मा उत्सर्जित होती है। किसमें? पहले वाला में, ठीक है, लेकिन इसमें ऊष्मा उत्सर्जित कम होता है। किसी तार द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ तथा लंबाई मोटाई पर निर्भर करती है। कितना उसमें ज़्यादा ऊष्मा होगा कि कम ऊष्मा होगा, ये तार के मोटाई पर निर्भर करेगा, उसके लंबाई पर निर्भर करेगा। जैसे तार अगर पतली हो, लंबा हो, तो इसमें ज़्यादा हीट होगा, लेकिन अगर तार अगर ज़्यादा छोटा हो लेकिन तार मोटा हो तो ये तुम्हारा इसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। जैसे अगर मेन लाइन घर में लाते हैं तो तार मोटा लगाते हैं, क्योंकि उसको बहुत दूर तक लेके जाना होता है। यही अगर हम एक पंखा लगाते हैं तो छोटा सा पतला तार से भी हम लोग काम चला लेते हैं। तो याद रखना, अगर तार लंबी हो और पतली हो तो ज़्यादा गर्म होगा, अगर यही तार मोटा हो और लंबी हो तो उतना गर्म होने की संभावना नहीं रहती है। कहता है अतः आवश्यकता अनुसार विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई और मोटाई तथा तारों का उपयोग विभिन्न उपकरणों से किया जाता है। विद्युत परिपथों को जोड़ने वाले तथा परिपथों में उपकरणों को जोड़ने वाले तार, संयोजित तार, यही सामान्यतः क्या होते? गर्म नहीं होते हैं, ठीक है। जो विद्युत परिपथ में जो जोड़ते हैं तार को, तो हम लोग क्या करते हैं? मोटा मोटा तार से ना वायरिंग करते हैं घर में, तो वो तार हमें गर्म नहीं होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें कुछ उपकरण जैसे कि फिलामेंट, तो ये जो बल्ब जो दिखाया गया था, तो बल्ब में ऐसे करके पतला सा था ना, तो बहुत पतला था, इसीलिए ये गर्म हो जाता है। इतने अधिक गर्म हो जाते हैं कि विकिरण करने लगते हैं, गर्म से इससे क्या निकलने लगते हैं? प्रकाश निकलने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि बल्ब का फिलामेंट यानी इतने उच्च ताप तक गर्म हो जाता है कि जल कर दीप्त होकर प्रकाश देने लगता है, ठीक है। इसलिए हम इसे ऊष्मीय उपकरण के श्रेणी में नहीं रख करके प्रकाशीय उपकरण के श्रेणी में रखते हैं। कोई पूछेगा कि बल्ब बताइए प्रकाशीय श्रेणी है कि ऊष्मीय है, तो बोलेंगे प्रकाशीय। क्यों? इतना पतला होता है कि इतना गर्म हो जाता है कि गर्म होकर के ये प्रकाश देने लगता है, तो हम कहते हैं कि ये ऊष्मीय न रह करके हम इसको किस श्रेणी में रखेंगे? प्रकाशीय श्रेणी में रखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है विद्युत फ्यूज। तो ये विद्युत फ्यूज हमारा वो भी था और विद्युत फ्यूज हमारा ये भी है, ठीक है। ये आपको देखोगे जब मीटर जहाँ पे लगा होता है वहाँ पर ये लगे होते हैं। ये ऊपर से आएगा इस साइड में हमारा लाइन करंट बाहर से, और ये हमारा जाएगा घर में। और ये वाला जो है ना, इसमें देखिए एक तार लगा हुआ है, तो ये वाला जैसे यहाँ पर गया और ये वाला यहाँ लगा, तो बीच में ये जो तार है, ये तार क्या कर दिया? इस तार को और इस तार को दोनों को ज्वाइंट कर दिया। जैसे नहीं समझ में आया, फिर से हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना, ध्यान से बातों को समझनी है। देखिए ये वाला में आया है करंट कहाँ से? बाहर से, पोल पर से, ठीक है। और ये जा रहा है घर में। ये कहाँ जा रहा है? घर में। और ये वाला हम ऊपर से निकाल दिए अभी। तो बताइए ये दोनों का कोई कनेक्शन है? नहीं है। तो बताइए जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तब तक ये वाला करंट घर में प्रवाहित नहीं होगा। तो उसको प्रवाहित करने के लिए हम ये वाले चीज़ को इसमें लगाते हैं। तो इसमें रहता क्या? तो यहाँ से देखो एक तार ऐसे करके लगाया गया है, तो ये वाला लोहा इस लोहे में सटेगा और ये लोहा इस लोहे में सटेगा, और ये वाला तार जो है ना, वो हमारा तार इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया। तो अब बताइए, ये लोहा तो यहाँ से यहाँ तक पहले से सटा हुआ था, और ये लोहा यहाँ सटा हुआ था, और ये जो ऊपर से लगाए वो जाकर इसको सटा दिया। तब कहेंगे कि अब यहाँ का जो करंट है वो इसमें करंट आने लगा, यानी कि अब ये विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। लेकिन जब ये अचानक से इसमें करंट बढ़ जाएगा,
तो ये वाला अपने आप क्या हो जाएगा, खुद से ये वाला अपने आप जल जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। जब जलने के बाद टूट जाएगा तो फिर से हम कहेंगे कि इसका करंट, अब इसमें करंट नहीं जा पाएगा, मेरा सारा उपकरण ज्यों का त्यों बचा रह जाएगा। तो कहते हैं यदि किसी एलिमेंट, फिलामेंट, कॉइल अथवा कम गलनांक वाले धातु से बने तार से होकर उच्च परिमाप की विद्युत धारा प्रवाहित हो या अधिक देर तक लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उपकरण का यह अवयव पिघल करके क्या होता है, टूट जाता है और धारा इससे बाधित हो जाती है। आइए उपर्युक्त तथ्य को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। हमने सिखाया कि इसमें ज़्यादा अचानक से धारा जब बढ़ जाता है तो पिघल करके क्या होता है, टूट जाता है और दोनों का कनेक्टिविटी हट जाएगा तो धारा अंदर घर में प्रवाहित नहीं होगा। तो अपने घरों में विद्युत फ्यूज लगा देखा होगा, सही बात है, घर में लगा रहता है। आप जानते हैं कि फ्यूज क्यों लगाए जाते हैं? तो हम जानते हैं कि अगर घर में अचानक से करंट बढ़ जाने के कारण सारे उपकरण जल जाएंगे, इसी खतरा से बचने के लिए हम लोग फ्यूज लगा देते हैं। तो घर के किसी बड़े या अपने शिक्षक के इस संबंध में बात कीजिए कि फ्यूज का ध्यान से परीक्षण कीजिए। ठीक है, कहते हैं इसमें एक पतला तार लगा होता है, जो हमें ये तार बताएं। यह विशेष प्रकार का एक तार सीमा से अधिक विद्युत धारा का प्रवाहित होने से पिघल करके टूट जाता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। और फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा शॉर्ट सर्किट के कारण लगने वाली आग से सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ विद्युतीय उपकरण एवं विद्युत से चलने वाले उपकरणों यथा स्टेबलाइजर, टीवी, सीडी, प्लेयर आदि से विभिन्न क्षमता वाले फ्यूज लगाते हैं। सभी में फ्यूज हमारा अलग अलग होता है। अगर घर में देखें तो सारे लोड के अनुसार हम अपने घर में भी फ्यूज लगाना चाहिए। ठीक है, न ज़्यादा और न कम। कहता हमने विद्युत धारा के उसमें प्रभाव एवं अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करना सीखा। क्या आप विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं? बताइए। अभी तुमने देखा कि विद्युत धारा से लाइट निकलता है, विद्युत धारा से ऊष्मा निकलता है। अभी क्या पूछा कि विद्युत धारा से और भी कुछ होता है? तो हम बोलेंगे हाँ जी होता है। क्या होता है भाई? तो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी चुंबक का भी काम करता है कौन? विद्युत धारा। सोचो विद्युत धारा के लिए क्या क्या कर सकता है जो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि चुंबक लोहे की बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है और लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाया जाता है। कहता है कि हम पिछले कक्षा में देखें कि चुंबक क्या करता है, लोहे के टुकड़े को आकर्षित करता है। तो अगर लोहे के टुकड़े को आकर्षित कर रहा है तो हम समझेंगे कि वह क्या होगा, चुंबक होगा। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव उसमें आ गया है। हम उसी को आज अभी सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, विद्युत घंटी बनाएंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, यहाँ पे क्रियाकलाप से हम लोग देख लेते हैं। कहता है लोहे के लगभग 5 से 9 सेंटीमीटर लंबी कील लीजिए और 70 सेंटीमीटर विद्युत रोधी लचीला तार लेना है। ठीक है, विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ इनामें लगा हुआ हम लोग क्या लेंगे, तार लेंगे। जैसे ये वाला क्या है, तार लेंगे, ऐसे ऐसे जो लपटा हुआ है तार है। ठीक है, और ये क्या है, कील है लोहा का। इस तार को कुंडली यानी स्प्रिंग के रूप में कील पर कसकर लपेट देंगे, जैसे यहाँ पर लपेटा गया है। यह कम से कम 100 बार लपेटी जाए। कम से कम कितने बार लपेटी जाए? 100 बार। तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र के अनुसार स्विच से होते हुए एक सेल से जोड़ दी जाए। कहते हैं यहाँ से तो तार नहीं है ना, इसको सेल से क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इधर से इधर वाले को भी जाकर सेल से जोड़ देंगे। अब कुछ पिन अथवा लोहे के महीन टुकड़े कील के समीप लाएंगे। जैसे इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा तो अब हम क्या करेंगे कि लोहा के चूर्ण लाएंगे और इसके नज़दीक में ऐसे बैठा देंगे। तो देखेंगे कि लोहा के चूर्ण क्या कर लिया, इसको ये अपनी तरफ खींच ले रहा है। ठीक है, तो जैसे उसको महीन चूर्ण को उसके साथ लाते हैं, स्विच को ऑन की अवस्था में लाने पर यह पिन अथवा लोहे के छोटे टुकड़े कील उससे आकर के क्या होते हैं, चिपक आते हैं। ऐसा कारण क्या है, तो लोहा बताते थे कि लोहा तभी चिपक सकता है जब वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती हो। पुनः स्विच को ऑफ की स्थिति में लाते हैं और कील अपने आप कील से, तो अपने आप कील से क्या होगा, सारा जितना भी जो सटा था वो सब के सब उसको छोड़ देगा। जब तक इसमें चुंबकीय प्रभाव है तब तक इसमें आकर के लोहा सब सटेगा, और जैसे चुंबकीय प्रभाव इसमें ख़त्म हो जाएगा सारे लोहा क्या हो जाएंगे, यहाँ से छूट करके गिर जाएंगे। ठीक है, जैसे कहा था स्विच ऑफ की स्थिति में लाते हैं तो कील से अलग हो जाते हैं कौन,
जो छोटा छोटा लोहा का टुकड़ा लाए थे वही। इस क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक के भांति व्यवहार करती है और जब विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है तो कुंडली का चुंबकीय सामान्यता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार कुंडली को विद्युत चुंबकीय कहते हैं। तो कुंडली को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबकीय। कैसे हुआ? तो किसी लोहा में हम लोग लोहा पर क्या कर दिए, तार को लपेट करके उसमें करंट पास करने लगे, तो उससे क्या हो गया, उससे हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो जितने भी लोहा चीज़ का था उसको क्या कर रहा था, वो अपनी ओर आकर्षित करते जा रहा था। इस तरह से समझ में आता है कि यह एक छड़ ना होकर के ये क्या बन गया, लोहा ना होकर के चुंबक बन गया। कुंडली की क्षमता एवं विद्युत धारा का परिमाप बढ़ा करके इन चुंबकों को और भी प्रबल बनाया जा सकता है। अगर हम विद्युत धारा का प्रवाह अगर और ज़्यादा बढ़ा दें तो चुंबकीय का जो प्रभाव है ये भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तथा भारी बोझ उठाने के काम में लाया जा सकता है। ठीक है, मगर लोहा का चीज़ कोई भारी चीज़ है तो क्या करेंगे, चुंबक से हम लोग उसको उठा सकते हैं। विद्युत चुंबक के विभिन्न उपयोगों की सूची हम लोग बनाइए, चलिए बनाते हैं। आपने चुंबकीय सुई देखा होगा, यह एक लघु चुंबक है। ठीक है, चुंबकीय सुई हमने देखा होगा, वह क्या है, लघु चुंबक है। इसके समीप यदि हम किसी छड़ चुंबक या अन्य प्रकार के चुंबक को लाया जाए तो इसमें क्या हो जाएगी, विक्षेपण हो जाती है, मतलब अगर इस पर सट जाती है। जैसे क्रियाकलाप हम देखते हैं कितना, 5। कहता दिया सिलाई के डिब्बे के भीतरी भाग, ये भीतरी भाग ट्रे के आकार का लीजिए, इसके अंदर एक चुंबकीय सुई को रख दीजिए। अंदर में क्या कीजिए, कंपास को रख दिए, चुंबकीय सुई को रख दिए हैं। कहता है इसके बाद अब ट्रे के ऊपर से विद्युत रोधी तार लपेट दीजिए। अभी तार का कर दिए, लपेट दिए ऐसे कर करके लगभग 10 लपेट लेते हैं। चित्र के अनुसार परिपथ व्यवस्थित के तार को खुले सिरों को स्विच से होकर सेल को जोड़ देंगे। इसको सेल को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, जब परिपथ ऑफ की स्थिति में है तो चुंबकीय सुई की दिशा को प्रेक्षण कीजिए। तो जैसे मान लो कि अगर इसमें धारा नहीं जा रही है तो अगर सुई इधर है तो इधर ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हम इसमें धारा देना शुरू करते हैं तो ये जो नीडल ऐसे के था, नीडल ऐसे के, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऐसे के टेढ़ा हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसमें विक्षेपण कब हुआ, जब हम इसमें विद्युत धारा दिए थे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, और चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तभी कोई चुंबक में पर फोर्स लगेगा, और जिसके कारण से ये क्या हो जाएगा, ये तिरछा घूम जाएगा। कहता है कि अब स्विच ऑन की अवस्था में लाइए, अब देखें कि सुई में विक्षेपण होता है जिस प्रकार उसके समीप चुंबक लाने पर हुआ था। अतः सुई में विक्षेपण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। तो ये क्या करता है कि विद्युत धारा जब ये देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र आता है और उसको क्या कहता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कहता है हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड नाम से वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही ऐसे काम किए थे जो विद्युतीय प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र बनाए थे। ठीक, उन्होंने ही बताया था, जिन्होंने चुंबकीय सुई को विक्षेपण देकर ही बताया था कि किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखे चुंबक में विक्षेप होता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का प्रभाव है। अब आता है हम लोग विद्युत घंटी, जो इलेक्ट्रिक वेल कहलाता है। इसमें भी वही बात है। इसमें होता क्या, पहले समझ लो, बाद समझाते हैं। देखो यहाँ पर यह है घंटी, यहाँ पर है धारा, इस पर एक लपेटा हुआ है, ठीक है, और ये भी लपेटा हुआ है। ये क्या यहाँ उत्पन्न करेगा, तो ये उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब बात समझना, जब ये कुंडली रहेगा, यहाँ पर कुंडली, ठीक है, जैसे कुंडली रहेगा तो ये तो हो गया, इधर धारा प्रवाहित हो रहा। जब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जब इसमें धारा हम दे देंगे, जब क्लोज में रहेगा, क्लोज मतलब बंद रहेगा, धारा देंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, इस लोहे को क्या करिए, अपने ओर खींच लिया। जैसे ही अपनी ओर खींचता है तो ये क्या करता है, डप से इसको ऊपर मार देता है। जब मारेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान दो, देखो हुआ क्या, फिर समझना। ये वाला यहाँ पर क्या हो गया, इसमें करंट जा रहा था, ये पूरा ऐसे करंट जा रहा था, करंट, ये करंट यहाँ तक अभी करंट आया तो यहाँ पर क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चुंबकीय क्षेत्र जैसे उत्पन्न हुआ, इसको खींचा इधर, जब खींचा तो इधर ये आ गया, टप से मारा इसको। जिसने इसको टप से मारा तो ये वाला देखो, इस पिन से इसकी कनेक्टिविटी घट गई। जैसे इसकी कनेक्टिविटी हटी, अब दिमाग लगाओ, जब कनेक्टिविटी हटी तो अब इसमें करंट नहीं जाएगा। जब करंट नहीं जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा तो अभी बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न करता है तो ये जो कील के साथ में जितने चीज़ भी था सब सटे थे, लेकिन जैसे चुंबकीय क्षेत्र हटता है ये सारे ये चीज़ कहाँ होता है, बिखर जाते हैं। सेम केस यहाँ पर हुआ है इसके साथ कि जब जब ये वाला जुटा हुआ
हुआ था, जब जब जुटा हुआ था तब तक यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था और ये इसको खींच रहा था। कौन? तो ये वाले को ये खींच रहा था, खींचा तो ये वाला घंटी इस पर बजा देता है। लेकिन जैसे ही इधर ये वाला जो लोहा था ये नीचे आया तो देखो ये वाला कनेक्टिविटी इसको से घटा। जब ये हट गया तो बताओ कि धारा के लिए हमको सारा क्लोज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, खुल गया, और खुलने से इसमें करंट जीरो हो गया। तो सेम केस कि जब ये करंट था तब तक ये सटा के रखा हुआ था, और जैसे ही करंट हटा तो ये यहाँ से हटने लगा, और जब हटा तो करंट हो गया जीरो। जैसे ही करंट जीरो तो ये हट गया, तो फिर से ये पुराने वाले स्थिति में आ जाएगा। फिर से कहाँ आ जाएगा, ये पुराने वाले स्थिति में आ जाएगा, और फिर से घंटी नहीं बजेगा। लेकिन ये बार बार होता है। जैसे ही फिर से ये पुराने वाला आया, फिर जुटा तो फिर करंट आया, करंट से फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और फिर से नीचे आएगा, और फिर क्या करेगा, यहाँ पर बजा देगा। ठीक है, इस प्रकार से बार बार यही प्रक्रिया होती रहती है और ये घंटी बजते रहती है। ठीक है, अब इसको एक बार खाली रीडिंग डालनी है। कहता है कि आपने विद्युत घंटी देखी है, तो बोलेंगे हाँ देखे हैं। आप इसकी संरचना को देखिए, इसमें एक विद्युत चुंबक लगी होती है। चित्र में विद्युत घंटी परिपथ के साथ दिखाई गई है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे की विद्युत रोधी तार लगे होते हैं और कुंडली लपेटी जाती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी रहती है जिसे एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा रहता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आगे अब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी जिससे लोहे का टुकड़ा विद्युत चुंबक बन जाता है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींच लेता है और इस प्रक्रिया में पत्ती से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न करती है। लेकिन परंतु जैसे ही विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह विद्युत परिपथ को भी तोड़ देता है। जैसे यहाँ पर विद्युत परिपथ को तोड़ दिया, इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, और जब जैसे प्रवाह रुका तो चुंबकीय क्षेत्र भी बनी रुक जाता है। तो क्या कुंडली अभी विद्युत चुंबक बनी रहेगी, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसमें विद्युत प्रवाह बंद हो गया था। अब कुंडली विद्युत चुंबकीय नहीं है, अतः इसका लोहे की पट्टी का प्रति खिंचाव भी नहीं रहेगा। अतः लोहे की पत्ती को भी अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर पूरा हो जाता है और कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है और हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है, हमेशा जल्दी जल्दी ये काम होते रहती है, और हर बार विद्युत परिपथ पूरा होने पर हथौड़ी घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। आजकल कई घरों में इलेक्ट्रॉनिक घंटियाँ मिलती है। अपने घर में देखिए कि किस प्रकार की घंटी लगी है। बाहर में इलेक्ट्रॉनिक बेल रहता है ना, तो अगर आप उन घरों में जाएं तो शायद आपको विद्युत घंटी देखने को मिल जाएंगे। याद रखेंगे, बैटरी को बैटरी कहते हैं, विद्युत अवयव इलेक्ट्रिक एलिमेंट कहते हैं, विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव को तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युत उपकरण इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट, और कुंडली को हम लोग क्या कहते हैं, कॉइल। अब इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कुछ है तो पहली बात है हमने क्या सीखा, इसके बारे में सीखो। विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इसका उपयोग कर हम विद्युत परिपथ को आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज में किया जाता है। विद्युत फ्यूज परिपथ से जुड़े उपकरणों को क्षति तथा आग से बचाते हैं, और जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों के में उपयोग किए जाते हैं। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत धारा के इन्हीं दो प्रभाव को उपयोग बताइए, तो नहीं है उपयोग, बताइए प्रभाव। पहले ऊष्मीय का, ऊष्मीय से क्या हो जाएगा, हम कहेंगे घर गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, ये सब उपयोग हो गया। दूसरी बात और उपयोग क्या है, इलेक्ट्रिक बेल, अभी हमने देखा, चुंबकीय प्रभाव का ये उदाहरण मिल जाएगा। बैटरी और सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। बताए बहुत सारा सेल है, सेल तो हमारा एक होता है और बैटरी सेलों का कम्बिनेशन होता है। जब किसी सुई चुंबक को विद्युत धारा प्रवाहित तार के समीप लाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा से विक्षेपित होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम जानते हैं कि चुंबक और चुंबक पर ही बल लगाता है। तो विद्युत जो चुंबकीय कंपास होता है, जो चुंबकीय सुई होता
होता है उसमें चुंबक का मात्रा होता है, और जब विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब कोई भी एक चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा चुंबक आ जाता है तो आपस में क्या करते हैं, आप बल लगाते हैं, और जब बल लग जाता है चुंबकीय बल लगता है जिसके कारण से विक्षेपित हो जाता है। विद्युत चुंबक का प्रयोग कचरे के ढेर से किस प्रकार वस्तु को अलग करने में किया जा सकता है? बिल्कुल बात है, कैसे? अगर मान लिया जाए कि हम विद्युत चुंबक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से करने से क्या होगा कि जो भी इसमें लोहा हुआ था वो सब क्या होगा, सट जाएगा, और सट जाएगा तो उसको हटा सकते हैं, वहाँ से निकाल भी सकते हैं। स्थानों को पूर्ति करिए। विद्युत धारा को उसमें प्रभाव आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन को कहते हैं बैटरी कहते हैं। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके धनात्मक प्लस वाला होता है, धनात्मक होता है। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन किया जाता है तो उसकी तार तप्त होकर लाल होते हैं, हीट होकर के। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन किया जाता है तो उसकी परिपथ कहो या फिर नाइक्रोम का तार तप्त होकर लाल हो जाती है, गर्म होकर के लाल हो जाती है। बल्ब का फिलामेंट मतलब तंतु तप्त होकर प्रकाश देता है। ठीक है। सत्य कथन या सत्य, जब किसी फ्यूज से निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पिघल पर टूट जाता है। सही बात है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं। विद्युत चुंबक जो है सो चुंबकीय पदार्थ का आकर्षित करते हैं। सही बात है। सुई चुंबक विद्युत प्रवाहित तार के निकट लाने पर विक्षेपित नहीं होती। गलत बात है, विक्षेपित होती है। CFL में अपेक्षाकृत कम विद्युत ऊर्जा खपत होती है। सही बात है, क्योंकि हमें LED के बारे में यहाँ पर नहीं कही है, इसलिए हम CFL तक ही चलेंगे। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज भी 35 मिनट का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, फिर भी इसको देखना है। थैंक यू।